औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो एजुकेशन गाइड। तालीमी मसाइल को उजागर करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म से कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती और ऐसे मौके पर मेट्रो वन न्यूज़ ने बेड़ा उठाया है कि तालीमी मामलात को उजागर किया जाए और तालीमी मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। तालीमी मसाइल देखने में आए तो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तालीम के लिए काम करने वाली एसोसिएशंस की जानिब से अगर कुछ आवाज़ उठाई जाती है तो कुछ एसोसिएशंस की जानिब से उन 2% स्कूलों को भी एक शेल्टर मुहैया किया जाता है जो कि तालीम के नाम पर महज कारोबार में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तालीम एक बहुत हसास मामला है, इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से अमली तौर पर कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। शायद हुकूमत तालीमी मामलात को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तौर पर इस वक्त सीरियस दिखाई नहीं देती है, संजीदा दिखाई नहीं देती है। क्या वजूहात हैं? और अगर बात कर ली जाए मकबूजा इलाके कश्मीर की तो वहाँ पर आज 21वां-22वां रोज़ है कि वहाँ स्कूल्स बंद पड़े हैं और इस पर आलमी सतह पर काम करने वाली तालीम के लिए तंजीमें जो हैं उन्होंने आवाज़ अब तक नहीं उठाई है। क्या मामलात हैं? आने वाले वक्तों में तालीम के मामलात किस हद तक जाएंगे? क्या ये मज़ीद मनफी असरात मुरतब करेंगे या फिर कुछ मस्बत रवैया भी इख्तियार किया जाएगा? और अगर स्कूल्स मालिकान की बात कर ली जाए तो स्कूल्स मालिकान टैक्सेस के बोझ तले मुसलसल दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से स्कूल्स मालिकान के मसाइल के हल के लिए अब तक कोई मामलात तय नहीं किए गए, कोई सिनेरियो नहीं बनाया गया है, कोई प्लान मुरतब नहीं किया गया है। जैसा है जहां है की बुनियाद पर यह तालीमी निज़ाम मुसलसल चलता जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद खान साहब जो कि चेयरमैन हैं सिंध प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद खान साहब, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। सर, क्या मामलात हैं? तालीमी मसाइल मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से या दीगर प्लेटफॉर्म से जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन हुकूमत तालीमी मामलात को हल करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। ये आज की बात नहीं है, ये तो इसको तो बरसों गुजर गए। अच्छा, बहुत से लोगों ने आवाज़ें भी उठाई, सब कुछ किया। ये आज की बात नहीं है। हुकूमत कभी भी संजीदा न थी, ना है और ना आइंदा होगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब तक मफाद परस्तों का टोला रहेगा और वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के चक्कर में लगे रहेंगे तो ये मामलात तो ऐसे ही चलते रहेंगे। और हमारे मुल्क में खुसूसन सिंध में जो इस वक्त हालात हैं, सियासी हालात, वो इंतहाई नागुफ्तबा हैं। बहुत ज़्यादा हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इनमें सियासत इतनी चल रही है कि पता ही नहीं लगता कि कराची है किसका। जब कराची में ये हालात हैं और ये पोजीशन में हम जा रहे हैं और जो सिंध का एक बड़ा सूबा है जहाँ पर ये तमाम कुछ होना चाहिए वहीं कुछ नहीं हो रहा, तो और जो लोग वहाँ बैठे हैं जिम्मेदारों वाली सीटों पर वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, सिवाय अपनी सीटें बचाने के, सिवाय अपने पैसे बचाने के। उनके पास कोई और हल है ही नहीं। और हल इसलिए नहीं है कि चूँकि वो लोग संजीदा नहीं है, लिहाजा आवाम तो हमारी आजकल वो हो गई है कि जो उसे खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो भागी भागी फिर रही है कि किसी तरह से रोज़गार हमें मिल जाए। तो फिर वो बेचारी निकल कर रोडों पर, सड़कों पे आए भी तो कैसे? भूख भी है, प्यास भी है, कपड़े भी हैं और दुनिया में एक स्टेटस भी है, एक माहौल भी बना कर रखना है। तो ये नामुमकिन सी बात हो गई है। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि हम एक ऐसे जंगल में रह रहे हैं जिसको हम ये कह सकें कि जी यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी तरह अल्लाह करे कि कोई ऐसा अच्छा इंसान यहाँ आ जाए, कोई अच्छे लोग आ जाएं ताकि हमारे एजुकेशन की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दें, जो नामुमकिन है। लेकिन हमीद भाई, ज़रा इस पर भी मैं आपका पॉइंट चाहूँगा कि इस वक्त मामलात ये हैं कि टैक्सेस का बोझ है, महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसके तालीम पे क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अब वालिदैन के लिए अपने बच्चों को तालीम दिलवाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सा होता जा रहा है। उनके अखराजात इस हद तक बढ़ गए हैं। स्कूल्स मालिकान इस पर अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए जी, अगर हम मुनासिब समझते हो, हम ये समझते हो, पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि संजीदा नहीं है जी। अगर ये संजीदा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जी निजी स्कूलों को सरकारी तहवील में दे दिया जाए जी। और हम बार बार ये कहते रहे कि जी निजी स्कूलों को प्राइवेट सरकारी स्कूल दे दिए जाएं ताकि हम निज़ाम को चला सकें। अच्छा। ये दोनों तरह संजीदा नहीं है। हमने बड़ी कोशिशें करी, बहुत भाग दौड़ करी, इनसे बैठ के मीटिंग भी बहुत की। असल बात यह है कि एक तरफ तो टैक्सेस का बोझ, ये हम आज से नहीं कह रहे, शुरू दिन से कह रहे हैं कि टैक्सेस इतने बढ़ चुके हैं कि अब स्कूल वाला ये सोचने पर मजबूर है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी स्कूल वाला सोच रहा है वो बच्चों के मुफाद के लिए, पेरेंट्स के लिए तो सोच रहा है, लेकिन अपना क्या करेगा?
अगर एक प्राइवेट इदारा कुछ चला रहा है तो उसके पास एक अमाउंट होता है, लिमिटेड अमाउंट होता है, जो बजट उसका साल का होता है या महीने का, उस पर वो स्कूल की तमाम देखरेख करना, उसके बाद में तमाम मामलात को चलाना, फिर वो इनकम टैक्स आ रहे हैं, फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहे हैं, फिर वो कमर्शियल टैक्स आ रहे हैं, फिर वो प्रोफेशनल टैक्स आ रहे हैं, फिर ये 6 एजुकेशन सेस ने हमें मार दिया। हमारे ऊपर जो है ना, अब सारे के सारे, अब बोर्ड भी लग रहा है तो उसका भी टैक्स देना है, वहां से एक्साइज वाले चले आ रहे हैं, एक आफत बना दी है, एक मुश्किल खड़ी कर दी है कि हम करें तो क्या करें। अब तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाई इन तमाम तर मामलात के ऊपर कि आप लोग बताएं उनको जाके कि हम लोग तालीम फराहम कर रहे हैं, हम लोग इस 120 या 240 या 500 गज के बेंगलों में बैठ के हम लोग यहाँ पर कारोबार नहीं कर रहे। हुकूमत के ऊपर आप लोगों ने अब तक कोई उंगली नहीं उठाई है, हुकूमत के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई है। मामलात क्या है, कैसे चलेगा मामला? हुकूमत के ऊपर इतनी उंगलियां उठा चुके हैं, इतनी बातें कर चुके हैं, आप जैसे आपके चैनल पर बैठकर, उसके अलावा दूसरे चैनल्स पर, अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमने इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही। और वो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अगर संजीदा होंगे तो बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल पर इसी जगह पर बैठकर कह चुका था कि आप आए सामने। अभी देखा आपने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे कुछ दिन के बाद में चले गए, मैं यहाँ से कह कर गया था कि नहीं चल पाएंगे, उन्होंने उठा लिया, उन्हें इसलिए उठा लिया कि भाई वाकई सही बात है, नहीं चल पा रहे तो दूसरा बिठा दो। तो बात सारी ये है कि किसी SHO का तबादला कर दो सजा के तौर पर, दूसरी जगह जाएगा। तबादला करने का मकसद क्या है सर? आप तबादला करके इधर से उधर बिठा देते हो, इसका मतलब ये कि नए रास्ते खोलो और नए तरीके से अपना काम शुरू कर दो। तबादलों से कुछ नहीं होता, सज़ा और जज़ा का कोई तासुब होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। ये सज़ा और जज़ा को भी एक तरफ रख देते हैं। हम ज़्यादा शोर मचाएंगे तो यही उठ के ये मिनिस्टर आगे चले जाएंगे, वही डायरेक्टर उधर चले जाएंगे, रिजल्ट तो फिर जीरो है ना, सज़ा कहाँ है हमारे यहाँ। लेकिन हमीद भाई, अगर देखा जाए तो मामलात ये हैं कि अगर तालीम के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, या अमली तौर पर जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं वो तालीम के हवाले से कोई इक़दामात अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेहतर हो कि वजारत तालीम को ही ख़त्म कर दिया जाए। न सिर्फ वजारत तालीम को ख़त्म किया जाए, बल्कि इनके पूरे सेटअप को ख़त्म कर दिया जाए, जितना भी चल रहा है एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने फिर, आपने वो बात मुझे फिर याद दिला दी और मैं मजबूर हूँ कहने पर कि तमाम सरकारी स्कूलों को निजी तहवील के हवाले कर दें। अच्छा, हम चलाएंगे और गारंटी दे रहे हैं आपके चैनल के तवस्सुस से, मेट्रो 1 के तवस्सुस से, कि हम चलाएंगे। आकर हमसे जो भी जिस तरह की अंडरटेकिंग चाहते हैं कर लें, इस सिस्टम को ख़त्म करें और फिर देखिए कि तालीम कैसे चलती है और किस तरह चलती है, इनको हटा दें। मैंने बात दोबारा आपको याद दिला दी, मैं अपना सवाल भी दोबारा दोहरा देता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट तो प्राइवेट स्कूल्स को अपनी तहवील में लेने के चक्कर में, और आप उल्टा मुतालिबा कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स को हमारी तहवील में देते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? गवर्नमेंट अपने स्कूल नहीं चला सकती, आज तक नहीं चला सकी, बरसों से नहीं चला सकी। मेरा तो 1977 के बाद से मेरा मुतालबा यही है कि इनको ख़त्म करा जाए। अच्छा, अब तक मैं वही बात करता चला आ रहा हूँ। आज फिर जब आपने छेड़ी तो मेरा तो बर्निंग इशू यही है। मैं तो पॉइंट यही रखता हूँ सामने कि भाई आप सरकारी स्कूलों को हमारे हवाले कर दें। आप ये देखिए कि तालीम भी फ्री कर रहे हैं, बच्चों से कोई पैसा भी नहीं मांग रहे, तमाम स्टाफ वैसे का वैसे काम करेगा और उसी तरीके से करेगा और उसकी वैसी तरक्कियां होंगी, वो परमानेंट जॉब होगी उसकी। अच्छा, और हम ये चाहते हैं कि तमाम बच्चे और पूरे पाकिस्तान में सिलेबस को एक करें, वनडे सिलेबस बनाएं, बेहतरीन काम करें। सर्वे बैनुल अक़वामी एक वेबसाइट की जानिब से किया गया था, वो स्कूल्स में गए, उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे टीचर्स को, माशरती उलूम का टीचर है तो उसको कायदे आज़म के 14 नकात नहीं पता, इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है। ऐसे टीचर्स जब आप लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे तो आप कैसे मैनेज करेंगे उनके साथ? ये सर जी, जिस वक्त हम ये करने जा रहे होंगे तो उस वक्त हम ये भी करेंगे कि मेरिट कहाँ बनती है। अच्छा। अगर एक चपरासी को मैं क्लास 3 का पेपर दे दूं कि ये करो, तो नामुमकिन सी बात है। तो वहाँ जो घोस्ट बिठाए हुए हैं या वहाँ जो वो लोग बिठाए हैं जो सिफारशी लोग हैं, टीचर्स को टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो प्यून भी नहीं है। प्यून के हवाले से भी बड़ी बात होती है कि कुछ नॉलेज रखता है स्कूल के अंदर। अच्छा। तो ऐसे लोगों को बिठाकर हम क्या करेंगे? तो वो तो वहाँ तो हम पक्की बात कर रहे हैं कि हम मेरिट पे रखेंगे, आपको सिर्फ क्लास में जाके पढ़ाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे कोई काम नहीं लिए जाएंगे। ये जो आप लोग मरदमशुमारी के लिए निकलते हो, ये जो दुनिया भर की फटीकें आप पर डाली जाती है, ये भी खत्म कर देंगे। जिम्मेदारी है ना उनकी? नहीं, ये तो जिम्मेदारी है, ये तो हुकूमत ने डाली है, जो है हुकूमत ने लगा रही है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के बैठते हैं, या अगर मर्दमशुमारी होती है तो उसमें भी वो ऑफिसर बन के बैठते हैं। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी हुकूमत, जिम्मेदारी कौन डाल रहा है? जिम्मेदारी कौन डाल रहा है इस पे? हुकूमत ही डाल रही है ना। तो हम उस्ताद को तो कम से कम फ्री करें। अच्छा, उस्ताद को तो इस काबिल बना दें कि भाई तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। और मेरे अल्फाज बार बार एक ही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इनको रख रहे हैं,
इनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी काम हम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये आए और आकर स्कूल में पूरा सही तरीके से पीरियड लें, बच्चों को मुख्तलिफ होकर पढ़ाए, जो कि बाकायदा डे बाई डे इनको चेक किया जाता रहे। लेकिन हमीद भाई, आप ये बात मानते हैं कि चाहे वजारत तालीम हो या कोई और वजारत हो, उसके अंदर सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती हैं, और जब सियासी बुनियादों पर भर्तियां हो जाती हैं तो एक बंदा, एक टीचर या एक मुलाजिम जो है वो उसी जगह पर फिरौन बन के बैठ जाता है कि मुझे तो यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। ऐसे मामलात के अंदर कैसे पॉसिबल है कि हुकूमत जो है वो अपने स्कूल्स आपके हवाले कर दे, जबकि उनके टीचर्स को, उनके सियासी तौर पे भर्ती करदा लोगों को जो है वो पढ़ाने की आदत ही नहीं है, काम करने की आदत ही नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे? देखें, अगर हम इसी तरह सोचते रहे और आइंदा जिंदगी में हम यही बातें सोचते रहे या करते रहे जी, तो हम तो इससे भी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अच्छा। आज हमारे स्कूल का बच्चा पढ़ नहीं रहा, अच्छा, वक्त उसका टाइम पास हो रहा है और वो बड़ा होता चला जा रहा है, उसे आज कुछ भी नहीं रहा, अच्छा। बिल्कुल जीरो पे चल रहा है इस वक्त। जो चीटिंग का माहौल बना हुआ है, जो पेरेंट्स भी तैयार बैठे रहते तो ना कहे ना, आजकल के बच्चे हैं जो जहाज भी तैयार कर रहे हैं। नहीं, वो बच्चे वो हैं जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको कहाँ लेके जाएंगे? जहाज तैयार कर रहे हैं, और बहुत ये कुछ नहीं है। मैंने तो देखा है कि गाड़ियों को बाकायदा तौर पे उन्होंने चला के दिखाया और उसके बाद में उनका नामो निशान मिट गया। वो कहाँ चले गए बेचारे, जिन्होंने सब कुछ दिखा दिया, हर चीज कर दी कि हम करेंगे, उसके बाद उनका नामो निशान मिट गया। वो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को गायब कर देते हैं या इधर उधर कर देते हैं? उनका नामो निशान मिट गया। अगर ये कोई गाड़ी चला रहा है या बना रहा है या दिखा रहा है, या वो उसने एक छोटा सा जहाज बनाया है तो चला के दिखाया बच्चे ने, कुरंगी का रहने वाला, जी, आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बल्कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जितनी, ये तो चैनल हैं जो आकर खड़े हो जाते हैं और किसी न किसी तरह उन्हें दिखा देते हैं कि देखें ये टैलेंट हमारे यहाँ मौजूद है, वरना इनका तो बस नहीं चलता। ये जो ऊपर के लोग बैठे हैं जिनके हलवे माडे सब इसी से चल रहे हैं कि अगर आपके यहाँ कोई बच्चा इस किस्म का एयरक्राफ्ट बना रहा है और चलाने की कोशिश कर रहा है तो चलो भाई ठीक है, इसको और बुलाएं और अपनी हुकूमती सरपरस्ती में लेके उससे काम लें। सरपरस्ती में नहीं लेते, बल्कि इसे ख़त्म करने के रास्ते निकालते हैं। लेकिन हमीद भाई, अगर बैनुल अक़वामी तंजीमों की बात कर ली जाए जो कि तालीम के खैर ख्वाह का लबादा ओढ़ के जो है वो पाकिस्तान में या दीगर ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं, उनका तो खाली काम सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार्स कराना ही रह गया है, अमली तौर पर तो वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा। क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। उधर से इसलिए नहीं हो रहा कि इधर वाले तो है ना बिल्कुल तैयार नहीं है। देखें, जब तक बच्चा नहीं रोता, जब तक माँ भी उसे फीड नहीं कराती, दूध नहीं पिलाती, इसलिए कि उसे नहीं पता कि बच्चे की क्या पोजीशन है। अच्छा, आवाम बेहिस हो गई है। मैं तो खुद पेरेंट्स से, मेरे तो हर वक्त के ताल्लुकात हैं, मिलना जुलना है। वो तो सिर्फ एक बात करते हैं पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स, कि जी बच्चा हमारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो कैसे मिलेगा? जैसे कि गधे के ऊपर किताबें लाद दी और वो मनोटनों की किताबें लदी हैं, गधे को आता कुछ जाता कुछ नहीं। हमारे बच्चे भी आजकल वही कर रहे हैं। अच्छा। इतना हंच बैग, इतना मोटा उन्होंने वो लगाया हुआ है और किताबों का ढेर है। उसके बाद में उस बच्चे से पूछो बेटा ये पढ़ लो, 2 किताबें दे दो भाई, 4 किताबें दे दो, इनके ऊपर से वजन उतार दो। फिर मैंने खुद ये बाकायदा तौर पे ट्राई करी थी और बच्चा पढ़ रहा था। एक किताब में 3 हमने सब्जेक्ट डाल दिए, इतनी मोटी किताब है, तो वो 6 किताबों का बोझ एक किताब उठा रही है और उसके अंदर सारे सिलेबस मौजूद हैं। आप हर सब्जेक्ट उसमें से निकाल के पढ़ा सकते हैं। तो क्यों? उसकी वजह मैं बताऊं आप क्यों। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है कि जो पीछे पब्लिशर्स हमारे पीछे बैठे हैं ना, एक बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा माफिया, मैं इसे माफिया कहता हूँ। अच्छा, इसलिए कहता हूँ कि ये हर रोज नई नई किताबें लाते हैं और स्कूल वालों के सामने रख देते हैं, ये देखें ये बच्चा यूँ पढ़ेगा। माँ बाप कहते हैं यार इतनी किताबें हैं, वाह वाह, बच्चे ने तो पढ़ के देना है। एक किताब तो पढ़ा लें आप बच्चे से, इतनी बहुत सारी किताबें कहाँ से पढ़ेगा? तो वो उधर से पीछे कमीशन चल रहे होते हैं, कमीशन दर कमीशन चल रहे होते हैं। लोग आदी हो चुके हैं इस बात के कि कोई मसला नहीं। हमीद खान साहब, ये सब चीजें सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। एक अब्दुल हमीद खान साहब इस सिस्टम को कैसे तब्दील करेंगे, ये बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एक होगा जी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ बन जाते हैं। अच्छा, पहले इकाई तो पैदा हो, जी, पहले एक चीज तो सामने आए। 1977 से आपने बताया इकाई तो पैदा हो चुका है सर, करोड़ क्या लाख भी नहीं बना। मेरे पास इस वक्त तकरीबन कुछ नहीं है तो 6 से 7 लाख रुपए मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं इस सिलसिले में। जी, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से, बल्कि यूके से मेरे पास फोन आए थे। उन्होंने कहा था आप देख, ये बात बड़ी है, कर रहा हूँ मैं आज भी, वो तो प्रोग्राम में भी देख रहे होंगे जी। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि देखें अगर आप यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, इस स्टूडियो में बैठ के जो बातें कर रहे हैं, अगर वाकई आप इस पर सिंसियर हैं और चाहते हैं कि गरीबों को भी तालीम मिले और आपके यहाँ सिलेबस अच्छा हो जाए, ये हो जाए, तो हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूके में गिलासगो में बैठी हुई है, सारी की सारी आपके साथ है। आप हमें सिर्फ हुक्म करें, हम यहाँ से आपको फंडिंग भी करेंगे। अगर एजुकेशन के बारे में अगर आपने बात की तो सर बातें तो बहुत हैं,
मैं तो आपके यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरे पास और कौन सा जरिया है कि मैं जाके खड़ा होकर जोर से चीखूं, लेकिन लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो बहुत बड़ी टीम बनती चली जा रही है और अल्लाह का शुक्र है वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन हमीद खान साहब 1977 से काम कर रहे हैं, 2019 में आके आपकी टीम बनना स्टार्ट हुई है, मतलब मजीद कितना वक्त दरकार होगा आपको ये सिस्टम तब्दील करने के लिए, एक मजबूत टीम तैयार करने में? अल्लाह करे कि ये बहुत जल्द तैयार हो जाए, मगर हमारे यहाँ जिन किस्म के हालात पैदा हुए हैं पाकिस्तान में स्पेशली, बाहर से लोग भी जब झांक कर देखते हैं तो कहते हैं यार यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो सारे के सारे आपस में एक दूसरे को खा पी रहे हैं। बिल्कुल तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही है। जब भी मैंने बेनज़ीर की हुकूमत में जो इनकी रही उसमें भी मैंने ये पूरे के पूरे आदात शुमार इन्हें भेजे थे, सारी बातचीत करी। नवाज शरीफ की आई उसमें भेजी, फिर बेनज़ीर की आई उसमें भेजी, इनको मैं बराबर अपने काम करता रहा हूँ, लेकिन ये एक दिन भी नहीं टिकते। ये अपनी कुर्सियों के चक्कर में, बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लिहाजा इस बेस के ऊपर तवज्जो नहीं देते जो बुनियाद है पाकिस्तान की। लेकिन अब्दुल हमीद खान साहब, आपकी एसोसिएशन है या 36 एसोसिएशन मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक कमोवेश काम कर रही हैं, इन 36 में से किसी एक ने भी अप्रोच करने की कोशिश की है कि वो वजीर आज़म इमरान खान साहब से कोई मीटिंग फिक्स करें इस हवाले से, या राना मशहूर साहब से जो साबिक वजीर तालीम है, या मौजूदा शफकत महमूद साहब हैं, उनसे कोई मीटिंग जो है वो फिक्स की जाए और उनके सामने जाके तालीम के मसाइल पेश किए जाएँ? मुझे तो आज तक ऐसी कोई खबर पढ़ना नसीब नहीं हुई कि कोई प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन जाके जो है वो किसी वजीर से या वजीर आज़म से मुलाकात करके। मेरी तो मौजूदा सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, जी, इनसे उस वक्त मीटिंग हुई थी जब ये हुकूमत में नहीं थे। अच्छा। और बैठ के बाकायदा बात भी हुई थी, पता नहीं उन्हें याद हो ना याद हो, नहीं वो तो सब भूल चुके हैं। हाँ, आगे बढ़ जाते वो हैं। भूल चुके हैं। अच्छा। तो उनसे मैंने कहा था ये सारा सिस्टम जो आपको बता रहा हूँ, उन्हें कहा था, उन्होंने बड़े गौर से सुना था और ये लफ्ज़ थे उनके कि हमीद भाई वक्त आने तो इंशाल्लाह तुम भी यहीं हो हम भी वहीं हैं, इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। उसके बाद कितनी बार राब्ता हुआ है? और उसके बाद में भूल गए हमें। अच्छा, भूल गए, इसलिए भूल गए कि यार ये तो छोटी छोटी चीजें, इनको कहाँ, हमने तो बड़े मामलात को देखना है। छोटी चीजें? हाँ, तालीम का मामला छोटी चीज है, यकीनन छोटी चीज है। बच्चों का मुस्तकबिल छोटी चीज है, उनकी नजरों में मुस्तकबिल के मेमारों की बात करने वाले इनके लिए ये छोटी चीज है। अब जब मैं इतनी बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ, मैं उन्हें याद दहानी भी कराऊं, खुद सब कुछ करूँ, मैंने लेटर भी भेजे हैं, मैंने दुनिया भर के उनसे बात भी की है, मैंने उनके जरिए उनका जो वजीर आजम साहब का एक वेबसाइट चल रहा है उस पर भी मैंने बाकायदा तौर पर सब कुछ भेजा कि खुदा के लिए जरा तवज्जो दे लें, मगर वहां पर लोग इतने हैं कि मसले मसाइल से भरे हैं। और इस हुकूमत को तो बदनसीबी है कि इसको आते ही कश्मीर काल आ गया, इसको आते ही यहाँ पर दुनिया भर के हमारे पकड़ धकड़ आ गई, अपोजिशन ने चैन लेने नहीं दिया, काम कर नहीं पा रहे। तो अब हम बात किससे करें? कौन है जो हमारी तहरीर को उठाकर देखे कि देखना यार ये तो खुश्क मजमून है, इसको देखकर खामोखा काम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वफाकी काबीना पर नज़रसानी करें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। ये बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में चली जाएगी। तो जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों की जानिब से इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। आपने कहा कि आरिफ अलवी साहब ने पहले यकीन दहानी कराई, आज वो आपका फोन भी नहीं उठाते और आपके खत का जवाब फोन तो नहीं किया उन्होंने, उनको मैंने कभी, इसलिए कि जाहिर सी बात है हमारे फोन कहाँ चलते हैं। अच्छा, हमारे फोन नहीं चल सकते, इसलिए कि जाहिर है बहुत ऊंचे मामला चल रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को कौन पूछेगा। अच्छा, चले, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि भाई अगर कहीं सुन रहे हैं हमारी छोटी सी बात तो आपको याद आ जाना चाहिए, या आप कम से कम किसी अपने प्यून को भेज दें कि भाई अमित साहब को बुला लो यार, जहाँ भी बैठे हैं इनसे पूछें हो क्या रहा है। हम तो तैयार बैठे हैं हर वक्त 24 घंटे, मगर हम कहाँ तक पहुंचे? 24 घंटे मेरे पास बैठे हैं अब्दुल हमीद खान साहब। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ बात करेंगे कि क्या अदलिया से इस वक्त मौजूदा तालीमी निज़ाम के जो करता धरता लोग हैं उनकी कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल हमीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि इस वक्त अदलिया के किरदार के ऊपर अगर रोशनी डाली जाए तो अदलिया बड़ा मस्बत किरदार पेश कर रही है। क्या इस वक्त तालीमी निज़ाम के करता धरता लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या मौजूदा अदलिया से इस हवाले से कोई उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, और हमें उम्मीद भी है कि अगर अदलिया सही तरीके से हमारी बातों को सुन ले और जिस तरीके से हम जाना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं हम, तो यकीनन अदलिया से कुछ उम्मीदें हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अभी दो शोबे रह गए हैं, दो चीज़ें रह गई, एक आर्मी हमारी फोर्सेस और एक ये अदलिया, जिनकी वजह से शायद अभी तक हम लोग इधर उधर नहीं उठे, वरना अभी तक कभी के खड्डे में गिर जाते। अच्छा, ये दो चीज़ें तो हमारे लिए बड़ी अहम है, क्योंकि जाहिर है पूरी दुनिया हमारी तरफ आंख लगाए बैठी है, गौर से देख रही है, कहीं से भेड़िए आ रहे हैं, कहीं से कुछ आ रहे हैं, हालात बड़े ख़राब हैं बाहर के, और इंडिया ने तो ख़ास तौर पे हम लोगों को आपको बता दिया। मैं आपको इसकी मिसाल देना चाह रहा हूँ अदलिया के हवाले से।
अदलिया को 2011-12 में मैट्रिक बोर्ड ने, इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग भी सुने और आपको भी ये बात पक्की हो जाए कि हाँ ये हो सकता है अगर लोग हमारा साथ दें। ये जो 36 एसोसिएशन आप बना रहे हैं ना, इनमें से सिर्फ 3 निकल कर आ जाएं। अच्छा, मैं तो कर ही रहा हूं जो कर रहा हूं, लेकिन इनमें से 3 निकल कर आ जाएं जो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, अच्छा, जो गलत रास्ते पर बात डाल आपकी रही हैं। बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ अब्दुल करीम खान साहब मौजूद हैं। जी करीम साहब, क्या फरमाएंगे? सर एक तजवीज़ है, मशवरा है भाई वाला। सर ये कराची में जितने इदारे हैं, मैं किसी का नाम तो ना ले, अगर आप इजाजत दे तो फिर नाम भी ले। ये 9th और 10th के इनके स्कूल रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ये जो है यहाँ पे अर्जी तौर आपका दाखिला दे देता है, 9th 10th पढ़ा देता है। मैं फिर स्कूल का मिसाल भी देता हूँ, किसी को नहीं छुपाता हूँ। तो फिर ये जो है मिसाल के तौर अभी मेरा रायश अबू अल हसन अस्मानी पे यहाँ पे एक स्कूल इस नाम से मैं 9th 10th में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जब एनुअल एग्जाम का टाइम आ जाता है ये न्यू कराची से जो है उनके इदारे से रजिस्टर्ड स्कूल से पाम जाता है और मेरे बच्चे जो है वहाँ से पूरे स्कूल के वहाँ से जा करके एग्जाम दे देते हैं। उस पर भी हजारों रुपए खर्च, टाइम, कराची का ट्रैफिक, के सारे मसाइल सर आपको मालूम है। तो शुक्रिया करीम खान साहब, आपने कॉल कीजिए। हमीद खान साहब, तो इनके भी सवाल का मैं जवाब दे दूंगा जो इन्होंने किया है। अच्छी बात है, इन्होंने सवाल किया है, प्रोग्राम देख रहे हैं तभी सवाल भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2011-12 में जी, मैट्रिक बोर्ड ने एक कानून बनाया, उनकी बीओजी ने। अच्छा, और वो जो बीओजी होती है वो बोर्ड की गवर्निंग बॉडी होती है जिनके कुछ मेंबरान होते हैं। उन्होंने एक कानून बनाया है कि जी ओवर एज बच्चा कोई नहीं लिया जाएगा, मतलब 20 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा अगर एक दिन भी ज़्यादा होगा तो हम उसे 9th क्लास में नहीं बिठाएंगे। अच्छा, उन्होंने बना लिया कानून और बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि बगैर इत्तला के सारे बच्चों की फीसें भी ले ली, तमाम बच्चों के इम्तहानी फीसें भी ले ली, इनरोलमेंट के पैसे भी ले लिए, सब ले लिया। मतलब कानून को पब्लिक नहीं किया उन्होंने? नहीं, अच्छा, वो किया होगा एक लिमिट तक वो करते हैं अपने तौर पे ताकि कोई लोग जागे ना। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने ये सब कुछ करने के बाद अचानक एक ऐलान किया कि भी 9th क्लास में वो बच्चे नहीं बैठेंगे जो ओवर एज हो गए हैं। अच्छा, हमने एडमिट कार्ड निकाल दिए हैं, लोगों को दे रहे हैं, जो बच्चे सही हैं उन्हें दे रहे हैं, जो गलत हो गए हैं उनका एक दिन भी अगर ज़्यादा हो गया है तो हम उसे इम्तहान में नहीं बिठाएंगे। वो एडमिट कार्ड निकाल कर रोक लिए, होल्ड कर लिए। अच्छा, अब वो माँ बाप परेशान। आप मुझे बताइए कि जो बच्चे मैट्रिक तक जाते हैं ये गरीबों के बच्चे, इसके अलावा नहीं है। जितना भी मैट्रिक सिस्टम में बच्चा पढ़ रहा है सब गरीब है, या वो तबका जो बिल्कुल वाइट कॉलर है जिसके जेब में कुछ नहीं, मजबूर है। सही, इसके अलावा बड़े लोगों के बच्चे तो कहीं और होते हैं, यहाँ होते नहीं। अब इस गरीब तबके को पीसने का एक रास्ता बनाया गया अच्छा, जो नहीं चल पाया, और वो मैडम आज नहीं है वहाँ पर जिन्होंने अपने ये कानून निकाल दिया और इतनी सख्ती से अमल किया कि बच्चे रोडों पर आ गए। उसमें बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे, सरकारी स्कूल के भी, प्राइवेट स्कूलों के भी, दारुल उलूम के भी, इधर भी सबके बच्चे थे वहाँ पे मैट्रिक सिस्टम में जाने के लिए। साइंस सब्जेक्ट सही, नहीं किसी सूरत में भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इन सारों ने, जिनके नाम आप लेते रहते हैं एसोसिएशंस के, इन्होंने जाकर उनसे बात करी। मैडम ने कहा कि नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम नहीं बैठाएंगे, आप आराम से बैठ जाओ। मुझे भी किसी ने कहा कि भाई आप भी जाओ यार, आप देखो ना सब जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, आप भी चले जाओ। अच्छा, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये बहुत मुस्तनद बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मकबूल बाकर साहब जो हैं जस्टिस थे सिंध के हाई कोर्ट के, तो उनकी डीबी में मैंने जाकर ये पिटीशन भी दाखिल करी। जब इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, लेने से मना कर दिया, तो मैंने कहा मैडम खुदा के वास्ते आप एक काम करो कि इन बच्चों को तो बिठा लें, आइंदा के कानून को देखेंगे, जबकि कहीं पर भी कदगन नहीं है जी, मैक्सिमम में कहीं कदगन नहीं है, मिनिमम में भी नहीं। अगर 10 साल का 11 साल का बच्चा 9th में बैठना चाह रहा है, आपको क्या तकलीफ है यार? उसको हम तो ले रहे हैं ना, उसको हम बिठाना चाह रहे हैं ना। तालीम हासिल करने की कोई उम्र बाकी थोड़ी है, ना मिनिमम में ना तायुन ही नहीं है, इसी हवाले से नहीं है जी। अब जब तायुन नहीं है तो आपने जबरदस्ती ये किया, वहां पे बेचारों का हशर खराब हो गया, बच्चे रो रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, बेटियों की उम्रें आपको पता है, इस हिसाब से माँ बाप भी क्या चाहते हैं, गरीब की बच्ची है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं माने। आखिर जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे इतनी बात की मैडम ने कि आप मुझे ये बता दो हमीद कि आपके कितने बच्चे हैं, या आपके ताल्लुकात वालों के कितने बच्चे हैं? मैंने कहा हाशा लिल्लाह, मेरा एक भी बच्चा नहीं है। मैं कलमा पढ़ के यकीन दिलाता हूँ, ना मेरे किसी ताल्लुकात वाले का है। ये कराची के बच्चे हैं, ये कराची के बच्चे हैं और कराची में रहते हैं और बचपन से ये पढ़ रहे हैं, स्कूल से मालूम तो करो आप। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कौन साहब, कहाँ से? कराची से जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जफर साहब। जी जफर साहब, क्या फरमाएंगे? ये बोलिए पंजाब से जितने बच्चे मैट्रिक में फेल होते हैं, ठीक है, जी जी,
पंजाब वाले बच्चे वो फेल करके दोबारा उनको अप्लाई नहीं कराते। तो जितने बच्चे होते हैं यहाँ फेल बच्चे कराची बोर्ड से आके कंबाइंड इम्तिहान देके वो मैट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ का बोर्ड तो उनको निकाल दिया उसने, उनका चांस तुम्हारा खत्म। और जितना टर्नओवर हुआ वो कराची में आया। कराची में उसने 10 पेपर 8 पेपर हो 5 पेपर हो वो फौरन 3 महीने पहले फॉर्म जमा करा, इम्तिहान में पास होकर निकल के नकल से जैसे भी निकल गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया है। जी हमीद खान साहब, बिल्कुल बताऊंगा। बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने उठा दिया है कि पंजाब से जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको तालीमी यतीम बना के कराची के बोर्ड से इम्तिहान दिलवा के पास करवा दिया जाता है। मैं बता देता हूँ। अच्छा। आप ये माफिया की बात कर रहे हैं। जी जी। और मैं 100% माफिया के खिलाफ हूँ। अच्छा। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। मेरा तो इशू यही है कि मैं चाहता ही हूँ ये ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। अच्छा। जो बच्चा यहाँ, ये तो इन्होंने कह दिया ना, जो 9 में पढ़ता है और वो फेल हो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ जो बेसिकली क्लास 1 से एक स्कूल में बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छा। आप सिर्फ उन्हें क्यों ले रहे हैं जो वहाँ से आकर इम्तहान दे रहे हैं? आप सबसे पहले तो उस बच्चे को लें जो यहाँ पर पढ़ रहा है क्लास 1 से। हमीद खान साहब, बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे मामलात ये भी हैं कि वहाँ के बच्चे आके यहाँ इम्तिहान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जाके वहाँ इम्तिहान नहीं दे सकते, क्यों? उसकी देखें ना, मैं आपको अभी इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, पहले आप ये ले लीजिए, फिर मैं वो भी दूंगा जो आप कह रहे हैं, वो भी क्लियर बता दूंगा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जी बताएं। तो ये जो बच्चा क्लास 1 से पढ़ता चला आ रहा है, इसका तो बाकायदा GR रजिस्टर में नाम भी है, ये तो बाकायदा फॉर्म भी भरा हुआ है, तो सब कुछ है, पैदाइश भी कराची की है, सब कुछ है। उसके बाद में इसको ओवर एज करके हटाने वाले हु आर यू? आप उस बच्चे का 9 साल ज़ाया करके बैठ गए और आज आप कह रहे हो एडमिट कार्ड भी आप नहीं दे रहे हो, वो भी बना के रख लिया और फिर कह रहे हो कि जी नहीं हम तो नहीं देंगे। अच्छा। तो उनके लिए तो मैं जायज़ लड़ रहा हूँ ना, नाजायज़ तो नहीं लड़ रहा। इनकी बात अपनी जगह बजा है। सही। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, इनको भी समझ आना चाहिए, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। कराची से जो बच्चा 9th और मैट्रिक में पढ़ने जा रहा है और वो बच्चा बेसिकली इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है या दूसरे स्कूल में कहीं भी, लेकिन वो बिल्कुल ग्राउंड बेस पे पढ़ता चला आ रहा है। अच्छा। अब आप वो बच्चे को आप दाखिला नहीं दे रहे या 9th क्लास में बिठा नहीं रहे, मैं उनके लिए लड़ाऊं। तो जब मैं उनमें लड़ाऊं तो हमेशा ये होता चला आया है, कोई नई बात आज नहीं है कि गेहूं के साथ गुण पिसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बच्चे भी इनके साथ पिस रहे थे जो बाहर से आकर बैठे होंगे। जी। लेकिन कानून तो कानून है, कानून तो एक दफा लग गया तो उसके बाद में सबको वो माफ कर देता है। तो वहां पर भी यही हुआ है। 6,500 स्टूडेंट थे जिनके लिए मैंने केस लड़ा और वो 6,500 के 6,500 बच्चों को बाकायदा तौर पे वहाँ पर पेश किया। मैंने वहाँ जाके पिटीशन दाखिल की, अपने नाम से दाखिल की, अपनी एसोसिएशन के नाम से की। लोग इस पे दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, पीछे हट गए थे। मैं उन बच्चों को देख रहा था, मेरा कोई वास्ता नहीं था। अच्छा। मैंने ये देखा कि ये बच्चे हैं, मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे हैं, इन्हें इम्तहान देना चाहिए और ये कराची के बच्चे हैं। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। और अगर थोड़ी देर के लिए मैं वक्ती तौर पर यह भी समझ लूँ कि जी हम सूबाइयत की तरफ अगर जाते हैं तो बहुत से मामला गलत हो जाते हैं। हम सियासी लेवल पर नहीं जा रहे, हम एक उस्ताद हैं और बच्चे की तरफ देख रहे हैं। सही। तो हम सियासत से हटके उन बच्चों को देख रहे हैं। और सियासत तालीम में हो रही है ना अब्दुल हमीद खान साहब? सियासत तालीम में नहीं हो रही, दारुल उलूम में हो रही है। अच्छा। मस्जिदों में हो रही है। अच्छा। हम मदरसों में हो रही है। हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हाथ लगाएंगे? हम तो जा रहे हैं। एक मस्जिद में एक साहब ने ये भी कहने की बात है, पता नहीं दुनिया सुन रही है, जरा गौर से सुन लें लोग, कि मैं मस्जिद में गया हूँ, 9 बजे का टाइम मेरी जमात का है, मैं 9 बजे वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जमात नहीं हो रही, किसी का इंतजार हो रहा है। ये बात समझने वाली है। अच्छा। ये किसी का इंतजार हो रहा है, वो 9 बजे जमात नहीं हुई, 9:20 हुए, मैं खड़ा हो गया कि जमात क्यों नहीं हो रही। उनसे पूछा तो बोले एक साहब आएंगे और तकरीर भी करेंगे, उनकी वजह से जमात लेट हो गई। क्या मेरे दीन में, मेरे मज़हब में इस चीज़ के कहीं दिखल है कि अगर बादशाह वक्त भी आ रहा है और जमात से हट गया है तो वो आखिरी की रकात पड़ेगा, जमात में शामिल हो जाएगा, लेकिन वो उसके लिए जमात नहीं रोकी जाएगी। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए कि सारे के सारे मौलवी हैं, दाढ़ी वाले हैं, इल्म रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन ये बातें गलत हैं। तो सियासत कहाँ नहीं हो रही? अच्छा। वो भी सियासत ही है कि एक आदमी को तकरीर करने के लिए आप बुला रहे हो। सर ये अलमिया नहीं है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का कि डोमिसाइल और PRC देखकर सिंध का बच्चा पंजाब में जाके नहीं पढ़ सकता, पंजाब का बच्चा KPK में जाके नहीं पढ़ सकता? क्यों सर? तालीम तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। पाकिस्तान का बच्चा है, चाहे पंजाब में पढ़े या खैबर पख्तूनख्वा में, है तो पाकिस्तान का 100% होना चाहिए, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखें ये 1 यूनिट तोड़ा क्यों गया? अगर ये 1 यूनिट होता तो आज ये परेशानियां भी नहीं होती। अच्छा। हमें बांटा गया, हमें तकसीम किया गया, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान और महाजिर बनाया गया, बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल गलत था। 1 यूनिट कायम था, पूरा पाकिस्तान एक था। वेस्ट पाकिस्तान या सिर्फ पाकिस्तान, वो मशरकी पाकिस्तान था, ये मगरबी, लेकिन ये तोड़ दिया गया, हमें हिस्सों में बांट दिया गया। हमें पंजाबी, सिंधी, पंजाबी, आप मुसलमान थे, हमने 2 कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान हासिल किया है। अच्छा। तो कम से कम 2 कौमी नज़रिए में एक हिंदू और एक मुसलमान, तो मुसलमानों की स्टेट तो मुसलमानों की रहना चाहिए ना। फिर इसमें हिंदू कहाँ से आ गए, ईसाई कहाँ से आ गए?
तो जो लोग मौजूद हैं जिनकी अक्सरियत है उनकी हुकूमत है। अच्छा। तो आपने फिर वही कर दिया कि जी सुबाहियत पैदा करी और नतीजा निकला कि जी सब बच्चा ये कहता है कि मैं पठान, मैं जामिया मिलिया कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सही। वहाँ पर जो प्राइवेट था जब मैं पढ़ता था, जी जी। और ये 70s की बात है, मैं वहाँ पढ़ता था और यकीन करें कि वो प्राइवेट कॉलेज था, 15-16 रुपये फीस हमारी हुआ करती थी, तालीम बेइंतहा अच्छी दी जा रही थी, सब कुछ था। ये नाम में लेना मजबूरी है मेरी कि उम्मे हबीबा मेरी क्लास फेलो थी, बहुत बड़ी पाकिस्तान की नाज़मा, शफी नकी जामे, अगर वहाँ बैठे हैं कहीं सुन रहे होंगे तो ये मेरे क्लास फेलो थे, हम लोग पढ़ते थे, कहीं सूबाइयत नहीं थी, कहीं पंजाबी पठान और बलोची और महाजिर नहीं था, हम सब एक थे और बड़े अच्छे तरीके से हमने तालीम वहाँ हासिल करी। बाद में जब ये सूबाइयत आई तो हमने ये भी देखा जाकर कि कहीं लिखा है पंजाबी स्टूडेंट फेडरेशन, कहीं पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, तो मुल्क को तकसीम किया गया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार की गई और हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया ज़बानों के चक्कर में। अच्छा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये गलत हुआ, बिल्कुल हुआ। ये गलत हुआ। बिल्कुल। तो आज वही बातें चल रही हैं, पहले तो बोया था, अब काट रहे हो तो तकलीफ हो रही है। सही। तो बोया ही क्यों गया ऐसी चीज़, गलत चीज़ क्यों? तो भाई गंदुम बोया तो गंदू ही मिलेगा आपको। जी सही है। तो रिजल्ट इसीलिए खराब निकला है सर जी कि अगर आज आप कोशिश भी करें कि हम पाकिस्तान एक वही मुत्तहदा पाकिस्तान बनाएं जिसके अंदर ये ज़बानों का फ़र्क ख़त्म हो जाए, ज़बानों के फ़र्क से आप क्या समझते हैं? आपने बहुत तरक्की करी, आप तनज़्ज़ुली की तरफ चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है, इत्तेहाद खत्म हो गया, हाँ, इत्तेफाक खत्म हो गया जी। और अब तालीम पर भी ज़बानियत और सुबाइयत का जो है एक उनसर पैदा हो गया, लेबल लगा दिया गया है, लेबल लगा दिया चले गया है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और अब अगर आला तालीम की अगर बात कर ली जाए तो जामे जो मुख्तलिफ जामियात हैं उसके अंदर भी इन चीज़ों को देखने में आगे बिल्कुल चीज़ें मिलती हैं कि मौजूद भाई है। यहाँ कराची का लड़का जो है वो जाके पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में बात जो है वो नहीं कर सकता, या वहाँ पे तालीम हासिल नहीं कर सकता, या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सकता। ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? अब्दुल हमीद खान साहब, आप सिस्टम बदलने की बात करते हैं तो चले इस सिस्टम पर भी थोड़ी सी नज़रसानी कर लें। मैं सिस्टम बदलने की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि अच्छा। जब हम मुल्क के अंदर एक यकसा तालीमी निज़ाम कायम कर देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जब आपके पास सूबाइयत रहेगी नहीं, यानी बलूचिस्तान की क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और वो शिफ्ट हो गया पंजाब में, अच्छा। तो जब वो जाएगा ना तो एक दिन 2 दिन जो सफ़र के लग रहे हैं वो उसके अलावा सिलेबस उसे वहाँ वही मिल जाएगा, उसके लिए नया नहीं होगा, हर चीज़ क्लियर होगी। यकसा सिलेबस रखें, पूरे पाकिस्तान में एक सिलेबस कायम करो। ये पब्लिशर्स की जो भरमार हुई है, जो दुनिया का सारा पैसा ये कमा गए, गरीब बच्चा गरीब ही रह गया और परेशान हो गया। 4-5 बहन भाइयों की किताबें लेने जाएं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, महीने की तनख्वाह उनको पूरी नहीं पड़ती। और शिकारपुर से कॉलर है हमारे साथ जी, कौन साहब हैं? जी अब्दुल सबूर सुमरो बात कर रहा हूँ सर। फरमाइएगा। सर ये है कि जो बातें हो रही है ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब नया दौर शुरू हुआ है, इसमें तो यूनिवर्सिटी का तस्वुर ही खत्म हो गया है। एक कंप्यूटर में बच्चा घर में दुनिया का सारा इल्म ले सकता है। तो ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं इनको खत्म होना चाहिए और घर में बैठकर कंप्यूटर के जरिए नॉलेज दी जाए। और दूसरा ये कि जो PhD है वो वाइस चांसलर बनने के शौक में होते हैं, जबकि उनको सिर्फ क्लासें लेनी चाहिए। थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपने कॉल की। जी हमीद साहब। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी मौजूद है, पूरे दुनिया में दे रही है, तालीम दे रही है और कंप्यूटर के जरिए दे रही है और उनके चैनल वो मौजूद कह रहे हैं। हैं कि जामियात को खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग सियासी बुनियादों पर चांसलर बनने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। अब देखें ना, हम अगर इस किस्म की बातें जब करेंगे तो हमारी सोच भी महदूद हो जाएगी। अच्छा। अगर जामियात खत्म कर देंगे तो फिर क्या नर्सरी और क्लास 1 के बच्चे रह जाएंगे, उन्हीं को पढ़ाते रहें। आगे जब ये बच्चे बढ़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? तालीमी निज़ाम महदूद हो जाएगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो उनकी सोच है। अच्छा। लेकिन अगर वो इस तरफ गौर करेंगे तो इंशाल्लाह। साहब चले ठीक है, इससे जरा अलग बात करते हैं थोड़ी सी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं वो 9-10 के कंबाइंड या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंबाइंड पेपर दे देते हैं, तो उनकी मेहनत जो है वो एक तरफ मेहनत तो वो करते नहीं है, जब कंबाइंड पेपर दे रहे हैं तो वो फिर नकल की भी रोकथाम नहीं कर सकते आप इस मामलात के अंदर। कैसे मुमकिन है सर कि एक बच्चा जो 2 साल मेहनत करने के बाद इंटर या मैट्रिक करता है, उसके बनिस्बत दूसरा बच्चा जो है वो 2 साल में इंटर भी क्रॉस कर जाता है? इसको ही रोकथाम के लिए क्या किया नहीं, देखें एक सिस्टम बना हुआ है। अच्छा। अगर हम उस सिस्टम को देखें तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन मुफाद परस्तों ने अपना मामला बना रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मतलब कानून तो आप बना रहे हैं सबके लिए एक अच्छा कानून, लेकिन उसके अंदर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि नोट बनाना और छापना एक अलग चीज़ है और नोट को निकाल के बाहर इस्तेमाल करना दूसरी चीज़ है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि अगर एक बच्चा 3 मरतबा फेल हो रहा है और उसकी प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो एक चांस और बोर्ड दे देता है या यूनिवर्सिटी भी दे देती है कि भाई अब आप एक काम करो, अपने कंबाइंड पेपर दे दो ताकि आप क्लियर होकर बाहर निकल आओ।
ये एक कानून इसके लिए बना हुआ है, इसके लिए नहीं बना हुआ कि जी बाहर से बच्चा आया, उसने आकर यहाँ 8वीं क्लास में दाखिला लिया और अगले साल उसने 9वीं और 10वीं का इम्तिहान ज्वाइन दे दिया। हो रहा है ना, जो सिस्टम हो में रहा ये है, चीजें मौजूद हैं। जो हो रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हो इसलिए रहा है कि हमारे पास एक कानून में एक लचक मौजूद है जिसके तहत वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, वहाँ से परमिशन ले लेते हैं, डबल पेपर देने के परमिशन ले लेते हैं, वहाँ पर भी इनका वो इस मामला तरह की परमिशन देने का इख्तियार मौजूद है सर? बोर्ड को मौजूद है, इनकी बीओजी मौजूद है, जी। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाती है। वहाँ बैठकर कानून बनते हैं, उसमें नुमाइंदे अवामी भी होते हैं, उसमें सरकारी भी नुमाइंदे होते हैं, बैठकर एक सिस्टम को बना रहे होते हैं। हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर जो सिस्टम आप बना रहे हैं या जो कानून आप बना रहे हैं, इनकी एक ग्रीन बुक है, अच्छा, जो हर स्कूल वाले को दी जाती है कि ये ग्रीन बुक है, ये हमारे कवानीन हैं, ये बाइलाज हैं, आप इन्हें गौर से पढ़ें। आप उसके अंदर जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको आप पता नहीं है। आपने स्कूल मैट्रिक तक रजिस्टर्ड कराया और बोर्ड गए, एफिलेशन कराया, उसके बाद में छुट्टी हो गई, आप नहीं पढ़ते, आपके क्लर्क देख रहे होते हैं, आप नहीं पढ़ते, आपके और नॉलेज नहीं है। अच्छा, कराची से कॉलर मौजूद है, जमील साहब हैं। जी जमील साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? कॉल ड्रॉप हो गई है। जी अमीर साहब, तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक चीज़ मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, उसके तहत अगर हम आप काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो हम उस सिस्टम को कायम रखें। और उनका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो बैठकर और बहुत सारी अड़चन को ख़त्म करें, बच्चे को तालीम देने के लिए रास्ते तलाश करें और इजी करें। हमारे यहाँ इजी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल है तालीम, मैट्रिक तक जाना, 9th क्लास से मैट्रिक तक जाना और फिर इंटर में जाना, बहुत मुश्किल कानून है। एक बात और बता दूं आपके तवज्जुह से कि कम से कम ये बोर्ड के चेयरमैन मुझसे राब्ते में हैं, मेरे साथ रहते हैं, बात करते हैं, सईदुद्दीन साहब और बाकायदा तौर पे, और इनाम साहब भी इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरे राब्ते रहते हैं, मैं उन्हें गाहे बगाहे बातचीत करता रहता हूं। तो मैं आज आपके तवज्जुह से ये बात उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। सही, चाहे वो 9th, इसके अंदर लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं घरों की, जो बैठे हैं माँ बाप मैट्रिक करें तो बच्चे की शादी कर दें, अच्छा, जो इंटर करे तो बेटी की शादी कर दें। गरीब माँ बाप हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो सोचते हैं कि जितनी तालीम हासिल कर ले कि किसी स्कूल में बच्चे मॉन्टेसरी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने छोड़ा है। अयाज खान साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज साहब बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं HEC के ऊपर अपना पॉइंट देना चाहता हूं कि HEC जो है वो अगर अपनी पॉलिसीज को थोड़ी सी रिवाइज करे। हायर एजुकेशन में हमारे जनाब बजट कम कर दिया गया है कि इमरान खान ने वादा किया था कि वो बजट को बढ़ाएंगे, लेकिन बजट को कम कर दिया गया है। और हायर एजुकेशन अभी इन्हितात का शिकार है कि जो उन्होंने रिसर्च में उन्होंने पैसे रखने का वादा किया था वो भी कम कर दिया गया है। HEC के चेयरमैन का भी बयान आया था बनोरी साहब का कि जी हमें इमीडिएटली पैसे चाहिए, कम से कम डबल किया जाए हमारा बजट। तो वो एटलीस्ट ये तो हुकूमत पे इस पर तवज्जो देना चाहिए। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब इस पर भी अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने कॉल की। जी हमीद साहब जरा इस पर बता दीजिएगा सर, पाकिस्तान में एक खास तबका ये भी है जो कहते हैं कि मैट्रिक कर ले तो बच्चे की शादी करा देंगे, हाँ। या फिर वो घर गृहस्थी सीख जाए। क्या उनको खवातीन तरक्की करती हुई दिखाई नहीं देती कि वो लोग कहते हैं कि इंटर करा दो या मैट्रिक करा दो, उसके बाद बच्ची की शादी कर दो? देखें, हर ख़ानदान के अपने मसाइल हैं जी, अंदर के मामलात वो बेहतर जानते हैं, माँ बाप जानते हैं। किसी के यहाँ, हमारे यहाँ ये एक कम्युनिटी ये है। भी तो देखे ना सर, रिक्शा ड्राइवर की बेटी भी 18 गोल्ड मेडल लेकर आ रही है। हाँ माशाल्लाह, वो भी देखा हमने, उसको भी देखा, बड़े खुश भी हुए। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये आटे में नमक चल रहा है सारा। अच्छा, जिसके लिए जो अगर गाड़ी बना रहा है, जो कार बना रहा है, जो बगैर पेट्रोल के पानी पे गाड़ी चला रहा है, ये चंद लोग हैं, ये ज़्यादा लोग नहीं हैं। इनको अप्रिशिएट करके इन्हें बढ़ाया जाए, बढ़ सकते हैं। बच्चों में बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। इतना टैलेंट है कि अगर हम बच्चे को निकाल कर खड़ा करें और उसको बोले ये सुना दो, वो बच्चा सुना भी देता है। लेकिन उनमें तादाद कम है। इन तादाद कम वालों को लेते चले जाएंगे तो बढ़ जाएंगे बच्चे, आगे बढ़ जाएंगे। इनको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मामलात वहीं के वहीं हैं। HEC की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से जामियात की तामीर के लिए या जामियात को अपग्रेड करने के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया है, जिस पर हिना रब्बानी खर साहिबा की जानिब से भी कौमी असम्बली में भरपूर आवाज़ उठाई गई। उन्होंने कहा कि जामियात की तामीर इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आला तालीम पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगी, पाकिस्तान में मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा और मुस्तकबिल के मेमार जो हैं वो आला तालीम से भी दूर हो जाएंगे और फिर डब्बू और पट्टी की दुकानों पर रश बढ़ता जाएगा, जो कि इंतहाई अलमिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।